नमस्कार दोस्तों हिंदी पेडागोजी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षण के टॉपिक पर, जो कि एजुकेशन की एक महत्वपूर्ण विधि है। एक ऐसी विधि जो कि घर बैठे छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है। तो कंप्लीटली हम बात करें देखिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस एजुकेशन ये जो आपकी विधि है, विधि क्या है उस विधि पर मैं बाद में चलूँगा। पहले डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित कुछ एक फैक्ट हैं, वो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। बाकी विधि की हम बाद में बात करेंगे, क्या है डिस्टेंस एजुकेशन वो सब बाद में बताऊँगा। तो पहले इसके देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो एजुकेशन का प्रकार है, इस प्रकार की शिक्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम अलग अलग देशों की जैसे हम बात करेंगे तो अलग अलग देशों में इस प्रकार के एजुकेशन को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें देखिए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है बाह्य पद्धति। इसी प्रकार अगर हम बात करें देखिए उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में इसे कहा जाता है स्वतंत्र अध्ययन। अगर हम बात करें फ्रांस में, तो वहाँ इसे कहा जाता है टेली इंसाइनमेंट। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो भारत में इसे डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है, पत्राचार पाठ्यक्रम कहा जाता है, या फिर खुला विश्वविद्यालय, ओपन बोर्ड, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सारे डिस्टेंस एजुकेशन के ही प्रकार हैं। तो दोस्तों चार अलग अलग देशों की मैंने बात की है। ऑस्ट्रेलिया में बाह्य पद्धति बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्वतंत्र अध्ययन कहा जाता है, फ्रांस में इस प्रकार के एजुकेशन को टेली इंसाइनमेंट कहते हैं, और भारत में इसे दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम कह सकते हैं, या फिर खुला विश्वविद्यालय कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, इस एजुकेशन का सबसे पहले विचार, वो विचार कहाँ से प्रस्तुत हुआ, विचार कहाँ से निकल के आया, कहाँ से शुरुआत होती है डिस्टेंस एजुकेशन की। तो देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उन प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ग्लासगो में विचार दिया था। मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम आता है हैरोल्ड विल्सन, हैरोल्ड विल्सन ने सर्वप्रथम, इन्होंने सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय का विचार 1963 ईस्वी में ग्लासगो में दिया था। और उन्होंने इसे हवाई विश्वविद्यालय यानी इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं एयर यूनिवर्सिटी का नाम दिया था। ये जो विचार है, डिस्टेंस एजुकेशन की जो थीम है, वो दोस्तों हैरोल्ड विल्सन के द्वारा लाई गई थी 1963 ईस्वी में। ग्लासगो में इन्होंने ये विचार दिया था, और इन्होंने इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी को नाम दिया, जो ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी, उस यूनिवर्सिटी को इन्होंने नाम दिया था एयर यूनिवर्सिटी यानी हवाई विश्वविद्यालय। ये तो दोस्तों बात हो गई वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर हमने बात कर ली। अगर हम इंडिया की बात करें कि भारत में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ लगाई गई, कहाँ ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले खोली गई, तो अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में सबसे पहले हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय, भारत की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 26 अगस्त 1982 ईस्वी को आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय के नाम से खोली गई थी। जिस समय 1982 में इस यूनिवर्सिटी को खोला गया, तो उस समय इसका नाम था आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। और अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में इस यूनिवर्सिटी को एक अलग नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में हम इसे जानते हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से, यानी इसका वर्तमान में नाम भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, वर्तमान में जो इसका नाम है, वो वर्तमान में दोस्तों इसका नाम है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये इसका वर्तमान में नाम है। ये दोस्तों हमने बात कर ली विश्व के लेवल पर, भारत में। दूसरे में आपको देखिए साथ में बता देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट रिट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, रिट जो कि राजस्थान सरकार, तो इसमें राजस्थान से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में लगाई गई थी, जिसका वर्तमान में नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। वो राजस्थान की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। देखिए राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय 1987 ईस्वी में कोटा में स्थापित किया गया, जिसे 2002 ईस्वी से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 2002 के बाद 2002 में यानी इसका नाम बदलकर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। उसके बाद हम इसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम से ही जानते हैं। ये हमने दोस्तों बात कर ली, देखिए विश्व की बात कर ली, भारत की बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली। अगली बात आपको बता दूं कि दूरस्थ शिक्षण यानी डिस्टेंस एजुकेशन एक आधुनिक विधि है, और इस विधि को नाटकीय विधि एवं अभिनय विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी विधि को नाटकीय विधि कहते हैं, कौन सी विधि को अभिनय विधि कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अभिनय विधि और नाटकीय विधि दोनों डिस्टेंस एजुकेशन के ही नाम हैं।
देखिए ये हमने बात की है किस लेवल पर दोस्तों, यूनिवर्सिटी के लेवल पर। अब मैं अगर बात कर लूँ स्कूलिंग लेवल पर, ओपन स्कूल के बारे में अगर आपसे बात करूँ, देखिए ओपन स्कूल की अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नेशनल ओपन स्कूल। तो अब हम बात करें थोड़ी सी ओपन स्कूल के बारे में। देखिए दूरस्थ शिक्षा का लाभ उठाने के लिए 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा देश में पहला मुक्त विद्यालय, देश का पहला ओपन स्कूल दिल्ली में खोला गया। और 1990 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नेशनल ओपन स्कूल को एक स्वायत्त शासी निकाय यानी एक ऑटोनॉमस गवर्निंग बॉडी का रूप दे दिया। एक स्वायत्त शासी निकाय का इसे रूप दे दिया गया। वर्तमान में जो ओपन स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल जो काम कर रहा है, वो एक ऑटोनॉमस गवर्निंग बॉडी के रूप में काम कर रहा है। शुरू में ये सीबीएसई द्वारा स्थापित किया गया था 1979 में। अगले हम बात करें कि देखिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें साधन कौन से होंगे, यानी डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब घर बैठे शिक्षा आप किस साधन से प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों 3 साधन महत्वपूर्ण है। वर्तमान में तो बहुत सारे हो गए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ गई है। तो 3 साधन महत्वपूर्ण देखिए, एक तो रेडियो, एक टेलीविजन और एक पत्राचार पाठ्यक्रम। ये तीनों महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के साधनों के बारे में। तो ये तीनों इसके उत्तम साधन माने जाते हैं, रेडियो है, टेलीविजन है और पत्राचार पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि आपको डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पहले कुछ फैक्ट बता दूं, फिर एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित फैक्ट थे। अब मैं आपको बता देता हूँ इस एजुकेशन के बारे में। तो देखिए डिस्टेंस एजुकेशन क्या है कि एक ऐसा कोई भी बालक, या फिर इस विधि में हम केवल बालकों की बात नहीं करेंगे, हम साथ में ये भी कहेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो बालक भी हो सकता है उसकी आयु अधिक हो तो हम उसे व्यक्ति भी कह सकते हैं। एक ऐसा कोई भी बालक या एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी विशेष परिस्थिति के कारण, यानी किसी भी विशेष कारण से वो एजुकेशन से दूर हो गया, वो शिक्षा के टच में नहीं है, काफ़ी समय के बाद एक बार वो दोबारा से एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो इस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वो दोबारा से शिक्षा से जुड़ सकता है। यानी डिस्टेंस एजुकेशन का जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई भी बालक है जो शिक्षा से वंचित हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा से जोड़ना इसका उद्देश्य माना जाता है डिस्टेंस एजुकेशन का। दूसरी बात कि इस प्रकार के एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई समय की बाध्यता नहीं होती, किसी प्रकार की कोई उम्र की बाध्यता नहीं होती, यानी ना कोई समय का बंधन होता है, ना कोई उम्र का बंधन होता है। कोई भी व्यक्ति कितने भी उम्र में और कितने भी समय में अपने कोई भी जो भी एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकता है, कितने भी उम्र में, यानी कितने भी साल का व्यक्ति हो। दूसरी बात मैंने कहा कितने भी समय में, मतलब इसमें एक व्यक्ति को बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे अवसर उसके पास होते हैं, तो वह कितने भी समय में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। बस दोस्तों यही होती है डिस्टेंस एजुकेशन। चलिए डिटेल में आपको बता देता हूँ अब इसकी, देखिए एजुकेशन के बारे में। दोस्तों यह एक ऐसी विधि है जिससे बालक किसी कारण विशेष अथवा किसी भी परिस्थिति विशेष से शिक्षा से अलग होने के बाद पुनः शिक्षा प्राप्त करता है। वो अगर एक बार एजुकेशन से अलग हो जाता है तो वो दोबारा से एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इस विधि में बालकों के लिए किसी कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए किसी समय सीमा की बाध्यता नहीं होती है। बालक को किसी कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं, यानी कोई उनके पास समय सीमा नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, वो कितने भी समय में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, उसके पास बहुत सारे अवसर होते हैं और बालक अपनी योग्यताओं के आधार पर शिक्षा ग्रहण करता हुआ जाता है। बालक कक्ष में गए बिना भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यानी इस एजुकेशन की सबसे मेन बात यह है कि बालक को क्लासरूम में नहीं जाना होता, वो घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इस विधि में समय की बाध्यता या फिर उम्र की बाध्यता नहीं पाई जाती है। समस्त शिक्षण सामग्री सरल रूप में घर बैठे ही संबंधित बालक अथवा व्यक्ति के पास पहुंचा दी जाती है। व्यक्ति के पास या बालक के पास घर बैठे उसके पास से जो अपने जो भी टीचिंग मटेरियल है, जो भी उसका एजुकेशन से संबंधित जो भी उसकी सामग्री है, वो उसके पास घर पे पहुंच जाती है। उसे क्लासरूम में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर पर बैठकर आराम से पढ़ सकता है। इस विधि के द्वारा बालक भली प्रकार से विषय वस्तु को समझकर अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकता है। और इस विधि की उपादेयता क्या है कि शिक्षा से वंचित अथवा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, वो इस विधि का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखें, डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऐसा कोई भी बालक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रहा है या फिर वो किसी भी कारण से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ चुका है, तो उसको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उसको एजुकेशन से जोड़ना ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में।
साथ में मैं एक छोटी सी विधि और बता देता हूँ आज आपको। अगली विधि की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वाचन विधि। देखिए सबसे पहले आप वाचन को समझ ले। वाचन शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए वाचन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पढ़ना, लेकिन पढ़ना कैसे? इस तरीके से पढ़ना कि उसका अर्थ भी आप ग्रहण कर सकें। यानी वाचन का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता, ऐसा पढ़ना नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और जा रहा है। यानी इस तरीके से पढ़ना कि हम उसका अर्थ भी ग्रहण कर सकें। यानी सीधा सा मैं आपको बता दूं कि वाचन का अर्थ क्या होता है। वाचन का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही वाचन का अर्थ होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक जब अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ता है, स्वयं पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तो जरूरी है कि वो उसका अर्थ समझे। अगर वो अर्थ समझ में आएगा तो ही हम उससे कहेंगे कि हाँ उसने वाचन किया है। यानी एक बालक जब किसी पाठ का अध्ययन स्वाध्याय द्वारा करता है, यानी स्वयं करता है, बिना टीचर के करता है, अपने आप करता है, तो उसमें उसका अर्थ समझ में आना आवश्यक होता है। अगर अर्थ समझ में आएगा तो ही हम कहेंगे कि हाँ वाचन सही तरीके से हुआ है। एक विद्वान जिनका नाम आता है डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी, देखिए उन्होंने क्या कहा वाचन के बारे में। उन्होंने कहा है कि वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। वाचन एक तरीके से व्यक्ति का मित्र होता है। मित्र क्यों कहा इन्होंने? कि कई बार हमारे सामने स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो उस समय आपको अकेलापन फील ना हो, उस समय आपको अकेलापन महसूस ना हो, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वाचन व्यक्ति का मित्र होता है जब वह लंबी यात्रा पर हो, या फिर वो बीमारी की स्थिति में चारपाई पर पड़ा हो, या अवकाश के दिन हो। जैसे इस समय लगभग सभी के पास अवकाश है, लॉकडाउन की वजह से सभी घर में बैठे हुए, क्या करेंगे भाई? हो सकता है जिनकी पढ़ने में रुचि हो वो घर पर बैठे बैठे पत्र पत्रिकाएं या किसी प्रकार की किताबें पढ़ रही हो, तो वो एक तरीके से वाचन है उनके मित्र का ही काम कर रहा है। तो चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वाचन व्यक्ति का मित्र होता है जब वह लंबी यात्रा पर हो, बीमारी की स्थिति में चारपाई पर पड़ा हो, या अवकाश के दिन हो, तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़कर अपना समय व्यतीत करता रहता है। तो दोस्तों वाचन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज को पढ़ना, लेकिन इस तरीके से पढ़ना कि आप उसका साथ में अर्थ भी ग्रहण करते हुए चलें। तो अब मैं बता दूं आपको वाचन विधि के गुण। वाचन विधि तो आपको समझ में आ गई होगी, बिना टीचर के बालक स्वयं पढ़ेगा, अपने आप पढ़ेगा, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ेगा। तो देखिए इसके गुण क्या है। गुण यह है कि इस विधि से बालक में स्वयं अध्ययन करने के गुण का विकास होता है, यानी बालक में स्वयं अध्ययन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। दूसरा गुण कि स्मरण में सहयोग। अगर बालक अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करेगा, किसी भी चीज को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ेगा, तो उसको आसानी से याद हो जाएगा, यानी स्मरण में सहयोग देता है, याद करने में सहयोग देती है विधि। दूसरी बात मनोरंजन में सहयोग है, मैंने आपको बता दिया, फ्री समय में जब आप वाचन करते हैं तो एक तरीके से आपका मनोरंजन हो रहा है। और चौथी बात कि मानसिक विकास में सहयोग, क्योंकि जब आप की स्मरण शक्ति बढ़ेगी तो सीधा सा मतलब यह है कि आपका मानसिक विकास होगा, तो मानसिक विकास में भी सहयोग मिलता है। तो ये तो हो गए वाचन विधि के गुण। अब आपको बता दूं वाचन विधि के दोष क्या है। देखिए हर एक विधि के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी होंगे, दोनों पहलू होंगे। दोष की अगर हम बात करें तो देखिए दोष कि समय अधिक खर्च होता है। अगर आप स्कूल में, एक विद्यालय में अगर आप ये विधि अपनाएंगे, यानी टीचर वहां पर निष्क्रिय रहेगा, अगर बालक स्वयं वाचन करके पढ़ेंगे, तो सीधी सी सीधी सी बात है कि जब बालक स्वयं पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी ग्रहण करेंगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, यानी इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। दूसरा दोष कि कमजोर बालकों के लिए कम उपयोगी है, यानी कमजोर बालक स्वयं अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए कम उपयोगी है। और तीसरा दोष कि इसमें शिक्षक जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि छात्र स्वयं पढ़ रहे हैं तो शिक्षक है वो एक्टिव नहीं रहता है, शिक्षक निष्क्रिय हो जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी विधि की हमने बात की, वाचन विधि। दो विधियों की आज हमने बात कर ली, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, दूरस्थ शिक्षण के बारे में, और वाचन विधि के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे एक नई विधि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।